दोस्तों नमस्कार। आज 5वीं क्लास है रेशो प्रोपोर्शन की। 4 क्लासेस हमारी हो गई और इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने पुरानी ही कॉन्सेप्ट से उठाए हैं आपको समझाने के लिए किताब से। इन 4 क्वेश्चन से आपको काफी चीजें क्लियर होंगी और आपके जो किताब में और सवाल होंगे वो भी आप यहां से कर पाएंगे। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको आज और कराऊंगा, तो आपका इस तरीके से लगभग 60 से 70% रेशो कंप्लीट हो जाएगा। आप इन सवालों के साथ साथ जो आपकी बुक आपके पास जो भी हो वहां से आप क्वेश्चन करते चलिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी और आप क्वेश्चन धीरे धीरे बनाना सीख जाओगे। बेसिकली 3 प्रकार के सवाल ही पूरे रेशो में होते हैं। एक आपको सिंपल, जैसे मैंने आपको अनुपात वाला सवाल दिया है, आपको 2-3 संख्याओं में अनुपात देता है और इस तरीके से कोई वैल्यू पूछ लेता है। एक आपको कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन देगा कि x का 0.5% y के 30% के बराबर है, तो आपसे y अनुपात x पूछ लेगा या x अनुपात y पूछ लेगा। ठीक। तीसरा आपको इस तरीके के सवाल दिए रहेंगे। तो यहां पे मैं आपको एक टाइप के सारे क्वेश्चन लिख के लाया हूं जहां से नए नए प्रकार के सवाल बनते हैं। अब इन सवालों को आप समझते चलिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा और जो मैंने अब तक पढ़ाया उस वीडियो के आधार पे चारों सवालों को मैं उठा के लाया। ठीक बेटा, आइए पहला सवाल देखते हैं। तो आपसे कह रहा है कि जी a अनुपात b की वैल्यू जो है 2:3 है और b अनुपात c की वैल्यू जो है वो 4:5 है। मुझे एक बात बताइए, जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, क्या मैं यहां से a, b और c का सम्मिलित अनुपात निकाल सकता हूं क्या? मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि मुझे a अनुपात b दिया है 2:3 और मुझे b अनुपात c दिया है 4:5, तो क्या मैं यहां से a अनुपात b अनुपात c निकाल सकता हूं क्या? तो आपको ये कहना चाहिए कि हाँ सर मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं क्योंकि मैं पहले निकाल चुका हूं। क्या तरीका मैंने बताया था? तो आप कहेंगे 2 चौका 8, 2 को छोड़ेंगे 3 को पकड़ेंगे, 3 चौका 12 और फिर 4 को छोड़ेंगे 5 को पकड़ेंगे, 3 पंजे 15। मुझे लगता है पुराने वाले बच्चों को जिन्होंने वीडियो देखी होगी उन्हें किसी प्रकार की यहाँ पे सम्मिलित अनुपात निकालने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक। अब आप एक बात बताइए, ए बी सी का जो अनुपात है वो क्या है? 8:12:15। ठीक है। आपसे अनुपात पूछा किसका है? आपसे पूछा है a² अनुपात b² अनुपात ए सी। एक बात मुझे बताइए, यहां पर भी मुझे अनुपात दिया है और यहां पर भी मुझसे अनुपात ही पूछा है, तो जो a का मान 8x होगा, b का मान 12x होगा और c का मान 15x होगा, जब मैं उस मान को यहां पर रखूंगा तो आप कहेंगे a का मान 8x रखो तो कितना बनेगा? मैं आपको समझा देता हूं। तो आप कहेंगे जी 64x² बनेगा। और b² का मान क्या बनेगा? तो आप कहेंगे जी 12x² का बनेगा, तो 144x² बनेगा। और अब मैं कह रहा हूं कि a इंटू सी, a का मान कितना है? आप कहेंगे 8x, c का मान कितना है? आप कहेंगे 15x, तो 15 अट्ठे 120x² बनेगा कि नहीं बनेगा? सिंपल है। तो आप ये कहेंगे कि सर यहां भी x² आ रहा है, यहां भी x² आ रहा है और यहां भी x² आ रहा है, तो x² कट जाएगा। समझे? इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जब ए बी सी का अनुपात नीचे दिया हो और ऊपर भी आपसे ए बी सी का अनुपात पूछे, तो आप डायरेक्ट 8, 12 और 15 का स्क्वायर ले सकते हैं। आपको x मानने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपसे पूछा था a², तो a की वैल्यू क्या थी? 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया? आप कहेंगे 64। b की वैल्यू क्या थी? आप कहेंगे 12, तो b का स्क्वायर क्या हो गया? आप कहेंगे b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। और मैं कहता हूं a इंटू सी कितना है? तो आप कहेंगे a का मान है 8, c का मान है 15, 15 अट्ठे 120। मुझे लग रहा है तीनों बात आपको समझ में आई होंगी। काटा पीटी कर लेंगे। 4 से कट रहा है क्या? हाँ 4 से कट रहा है। क्या आएगा? 4 इन्हें का 4, 16 चौका 64। 8 से भी कट रहा है क्या? 8 ही करना 8, 8 से कट रहा है। 8 अनुपात, यहां से क्या आएगा? 8 ही करना 8, 8 बचा कितना? 6, 8 8 64 अनुपात 15 अट्ठे 120। 8 अनुपात 18 अनुपात 15 आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। मैंने ये सवाल आपको क्यों कराया? सिर्फ ये बताने के लिए
कि जब दो अनुपात आपको अलग अलग दिए जाएं तो वहां से मैंने कल आपको पिछली क्लास में सम्मिलित अनुपात निकालना सिखा दिया था। जब हमें सम्मिलित अनुपात पता चल जाए, उससे कुछ भी चीज पूछे तो हमें x में वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, इसको हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। समझ में आया होगा, आप इस सवाल को उतार सकते हैं। अब देखो मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं, मैं आपके सामने दूसरा सवाल ले रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये देखिए मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं, ध्यान से देखिए। x का 0.5%, इसको मैं मिटा देता हूं, ऊपर सॉल्व कर दूंगा। x का 0.5% बराबर है y के 30% के। कैसे लिखूंगा मैं? x का की जगह गुणा 0.5% का मतलब है 0.5 और बटे में 100। ठीक है, इसको मैं बराबर करूंगा किसके? आप कहेंगे जी y के 30% के, तो 30 बटे 100, परसेंट हटाया बटे में 100 लगा दिया। अब मैं यहां से 100 से 100 उड़ा दिया, तो मुझे क्या पूछा है? y अनुपात x पूछा है, तो मैं y को यही रहने दूंगा, बटे में क्या लेके आ जाऊंगा? तो आप कहेंगे x लेके आ जाओ। यहां पर मैं क्या करूंगा? 0.5 को मैं यहां रहने दूंगा और बटे में क्या लेके चला जाऊंगा? तो आप कहेंगे जी 30 ले जाओगे। y अनुपात x निकल के क्या आ गया? तो आप यहां से पॉइंट उड़ाएंगे, यहां पे 0 बढ़ा देंगे, 5 इकना 5 और 5 से कितनी बार कटा? 60। तो क्या आपका अनुपात आया? तो आप कहेंगे जी 1:60 आया। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। ये सवाल बड़ा साधारण सा प्रश्न था, बस मैंने आपको इसलिए कराया ताकि आपकी किताब में सवाल हो तो आपको हेजिटेशन ना हो इस सवाल को करते हुए। तैयार है? ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, इसके नोट्स बनाते रहेंगे आप। ये दोनों अच्छे सवाल हैं, इन दोनों सवालों को, एक सवाल मैं आपको कराऊंगा और एक सवाल आपको करना है। बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए, मुझे कहा गया है कि a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए की वैल्यू मुझे दी है 4:7:9, और आपको कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है जी? 30। तो आपको c का मान निकालना है। जरूरी नहीं इसमें c का मान पूछे, आपसे a का भी पूछ सकता है, b का भी पूछ सकता है और c का भी पूछ सकता है, और इन सबका अलग अलग अनुपात भी पूछ सकता है। ठीक है, आओ जी इस सवाल को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि जो a प्लस बी की वैल्यू है उसका मान 4x है कि नहीं है। आप मुझे हाँ ना करते चलिएगा। माने a प्लस बी का जो मान है वो 4x होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। मैं कहूंगा जो b प्लस सी का मान है वो 7x होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा, 7 × x होगा। मैं कह रहा हूं c प्लस ए का जो मान है वो 9x होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। मुझे बताइए, जो मैंने लिखा इसमें तो कहीं से कहीं तक कोई आपको डाउट नहीं है? आप कहेंगे जी बिल्कुल डाउट नहीं है, ये ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे मान दिया है a प्लस बी प्लस सी का। ध्यान से देखो बेटा, मुझे मान किसका दिया है? a प्लस बी प्लस सी का। तो अगर मैं यहां पर a प्लस बी प्लस सी के लिए इन सबको जोड़ दूं तो मैं पाऊंगा, देखो a के साथ में a जोड़ूंगा तो क्या आएगा? आप कहेंगे जी 2a आएगा। b के साथ में b जोड़ूंगा तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे 2b आएगा। c के साथ में जब c को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? आप कहेंगे 2c आएगा। और बराबर में क्या आएगा? तो आप कहेंगे 9 7 16 और 4 20 × x आएगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो तो? इसके बाद आप कहेंगे कि सर मैं यहां से 2 2 और 2 कॉमन ले सकता हूं। जब मैं 2 और 2 कॉमन लूंगा तो मैं सब जगह से अगर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? तो आप कहेंगे 2 बाहर आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 20 × x। ठीक है, यहां तक की बात। अब आप कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी का मान मुझे कितना दिया है? तो 30 दिया है ना। तो 2 × a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख दूंगा मैं? तो आप कहेंगे जी 30 रख दोगे। a प्लस बी प्लस सी का मान मैंने क्या रख दिया? 30। तो 2 × 30 की वैल्यू जो हो गई वो 20 × x हो गई। ये बताइए क्लियर है कि नहीं? आइए, तो 30 दूनी कितना हो गया? 60। तो 60 को जब मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो 20 दिया कितना आ गया? 60। तो
x का मान कितना आया, तो आप कहेंगे जी x का मान 3 आया। यहां तक क्लियर है? बस इस सवाल में भी यही करना है आपको। देखो a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का अनुपात क्या दिया है, 6 7 8 दिया है। वहां से आपको a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 14 दिया है। यहां पे वैल्यू आप 14 रख देंगे, ठीक है। और 6x और 7x और 8x, 8 7 15 और 6 21x की वैल्यू आ जाएगी। तो वहां से आप x का मान निकाल लेंगे जो भी आएगा। इतना तो आप दोनों सवालों में सेम करेंगे, ठीक। अब आपसे पूछ रहे c का मान कितना है। मैं कह रहा हूं c का पूछे या b का पूछे या a का पूछे, दोनों मान आप तीनों मान कैसे निकाल सकते हो, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मुझसे c का अगर मान पूछा है, ध्यान से देखो c का, तो मुझे अगर c का मान निकालना है इसका, तो मुझे a प्लस बी का मान अगर पता लग जाए तो मैं यहां पर उसकी वैल्यू रख दूंगा और जाके 30 में से घटा दूंगा, तो मुझे c का मान पता चल जाएगा। क्लियर है? तो a प्लस बी का मान है कितना, तो आप कहेंगे जी 4 इंटू एक्स है। और x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है। तो मुझे बताओ यहां से मैं कह सकता हूं a प्लस बी का मान कितना हुआ, तो आप कहेंगे जी 4 तिया 12 हो गया। ये मुझे बताओ a प्लस बी की वैल्यू 12 सबकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैं दोबारा बता देता हूं बेटा, x का मान 3 आया, मुझे c का मान निकालना है। c का मान निकालने के लिए मुझे a प्लस बी का मान अलग में चाहिए। a प्लस बी का मान मेरे पास 4x है, x का मान 3 है, मैंने 4 इंटू 3 रखा तो 12 आया। किसका मान? a प्लस बी का। तो a प्लस बी का मान 12 आ गया और मुझे c का मान निकालना है, तो मैं यहां रखूंगा 12 जमा c बराबर 30। तो यहां से जब घटाएंगे तो c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो आप कहेंगे जी c की वैल्यू निकल के आएगी 18। क्लियर है कि नहीं है? आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, यहीं से आपसे पूछ ले कि c का मान तो निकल के आ गया, अब b का मान बताओ। तो देखो b प्लस सी कितना है, यहां पे देखो, तो आप कहेंगे 7x। तो b प्लस सी 7x का मतलब क्या हो गया, 7 इंटू 3 बराबर कितना है 21। तो b और c मिलकर कितना है 21, जिसमें से c कितना है 18। तो बताओ b का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे जी b का मान 3 निकल के आ गया बेटा। ठीक है। अगर अब आप कहते हैं जी b का मान भी 3 आ गया, c का मान 18 आ गया, तो a का मान क्या बचा, तो भैया तीनों का योग 30 था, तो 18 और 3 कितना हो गया 21। तो अब जो a का मान आया वो कितना निकल के आया, तो आप कहेंगे जी 9 निकल के आ गया। मुझे लगता है सवाल अच्छा सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बता देता हूं, मुझे a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए का अनुपात दिया था 4:7:9, और मुझे इन तीनों का योग दिया था। बस इतना सवाल में मुझे दिया हुआ था। मैंने क्या किया, मैंने a प्लस बी का मान रखा 4x, b प्लस सी का मान रखा 7x और c प्लस ए का मान रखा 9x, तीनों रख दिया। जब मैंने दोनों तरफ जोड़ा तो इधर तो मेरा 20x आया और इधर मेरा आया ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे कितनी दी थी, आपने 30 दी थी, तो मैंने 2 इंटू 30 जो यहां पे करा है बराबर रख दिया 20x। तो 30 दूनी कितना हो गया 60, तो 20 से कितनी बार कटा 3 बार, तो x का मान कितना आ गया 3। एक बार अगर मैंने इस सवाल में x का मान निकाल लिया तो मेरे पास सारे मान आ गए। देखो a प्लस बी का 12 आ गया, b प्लस सी का 21 आ गया, और अगर आप कहोगे c प्लस ए क्या है, तो c प्लस ए क्या होगा 9 तिया 27 होगा। मुझे मान निकालना था c का, तो मैंने a प्लस बी का मान रख दिया 12, तो 12 प्लस सी बराबर 30, तो c का मान निकल के आ गया 30 माइनस 12 18। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये आपको करना है। मैं आपको हिंट यहां पे दे देता हूं, करा देता हूं, समझा देता हूं। भाई मैं यहां पे a प्लस बी का मान कितना रख सकता हूं, तो आप कहेंगे जी 6 इंटू एक्स रख सकते हो। मैं b प्लस सी का मान कितना रख सकता हूं, तो आप कहेंगे 7 इंटू एक्स रख सकते हो। मैं कहूंगा c प्लस ए का मान कितना रख सकता हूं, तो आप कहेंगे 8 इंटू एक्स रख सकते हो। अब जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, तो 8 7 15 और 6 21 इंटू एक्स आएगा। ये क्लियर है? अब मुझे बताओ ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 14 दिया है, तो मैं 2 इंटू 14 रखूंगा, ये बराबर होगा 21 इंटू एक्स के। तो मैं यहां पे 7 दूनी 14 और 7 के 21 काट रहा हूं, तो बताओ x का मान क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे जी x का मान तो 4/3 आ रहा है। क्लियर है? अब x का मान 4/3 आ गया, तो मुझे क्या करना है, मुझे a b c का अनुपात निकालना है, यानी मुझे a की वैल्यू अलग निकालनी है, b की वैल्यू अलग निकालनी है और c की वैल्यू अलग निकालनी है। निकलेगी कैसे? देखो, आप x का मान 4/3 अगर यहां रखते हो
a प्लस बी की जगह रखते हो, तो आप बताओ क्या करेंगे। तो आप कहेंगे जी a प्लस बी का मान आएगा 6 इंटू 4/3 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप कहेंगे जी 3 दूनी 6 और 2 चौका 8। तो a प्लस बी का मान क्या निकल के आया, तो आप कहेंगे जी 8 निकल के आया। तो मुझे एक बात बताओ, जब a प्लस बी 8 है तो c का मान कितना हो गया, 8 जमा c बराबर 14, तो c का मान कितना हो गया 6। क्लियर है। आगे आप कहेंगे कि मुझे निकालना है, देखो यहां पर a प्लस बी, c का मान कितना आ गया 6। अब मैं c का मान अगर यहां रख दूं कहीं भी, c प्लस a, गड़बड़ तो नहीं आ रहा, x का मान 4/3 ही आ रहा है, हाँ ठीक है। अब मुझे बताइए b प्लस सी का मान क्या होगा, तो आप b प्लस सी का मान कहेंगे 7 इंटू एक्स का मान आया 4/3, तो 7 चौक 28/3 मान आ रहा है। देखो ये किसका आ रहा है, b प्लस सी का, यानी b प्लस सी बराबर 28/3। यहां तक ठीक है। अब मुझे c का मान 6 दिया है, तो b का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 28/3 और माइनस 6 आएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो बटे में 3 आएगा, और 28 में से 6 गया, 18 गया, सॉरी 36 18, तो क्या आया 10/3। तो मेरे पास b का मान भी आ गया, c का मान भी आ गया, तो मुझे एक और निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो b का मान यहां से निकाल सकता हूं मैं, यहां से देखो a प्लस बी कितना है, तो आप कहेंगे जी a प्लस बी है 8। ध्यान से देखो है, जिसमें से a प्लस बी 8 है और b का मान क्या निकल के आया, तो b का मान क्या निकल आया 10/3। तो a प्लस बी बराबर अगर 8 है और b का मान है आपका 10/3, तो मैं यहां से कह सकता हूं a का मान होगा 8 माइनस 10/3, यानी 3 अट्ठे 24, 10 गया 14/3। ठीक है भाई, एक बार वैल्यू को क्रॉस चेक कर लेना। c का मान हमारा आ रहा है 6, b का मान हमारा आ रहा है 10/3 और a का मान हमारा निकल के आ रहा है 14/3। अब मुझे a, b और c का अनुपात निकालना था, तो मैं लिखूंगा 14/3 अनुपात 10/3 अनुपात 6। ध्यान से देखो, ठीक है। अब मुझे यहां से क्या गायब करना है, तो आप कहेंगे जी मुझे 3 गायब करना है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 14:10:18। 2 से कट जाएगा 7:5:9। इसका शॉर्ट मेथड भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन ये जो वैल्यू निकल के आई है आपके सामने, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल मैंने आपको घर के लिए दिया है, लेकिन मैंने फिर भी आपको मोटा मोटा सवाल करा दिया। कुछ बच्चे इसमें कहेंगे कि सवाल बहुत लेंदी हो गया, हमारी समझ में नहीं आया, या हो सकता है कि उनको बड़ा सवाल लग रहा हो। बड़ा सवाल किस वजह से लग रहा होगा, क्योंकि 28/3 की वैल्यू कट नहीं रही है, इसीलिए एग्जाम कई बार ना जानबूझकर ऐसी वैल्यू देता है। अगर ये 27 होता ना, तो आप 3 नम 27 करते और 9 और 6 डायरेक्ट 15 करते, जोड़ सकते थे उसको। समझ में आया। तो यहां पे कई बार चीजें ऐसी ही संख्या देगा, जैसे 10 से 3 नहीं कट रहा है, तो वो चाहेगा कि आप जाकर उलझो और बाद में उसका 3 से गुणा करके आप उसका सही आंसर निकाल पाओ। ठीक है, इस सवाल में क्या किया आप दोबारा समझ लीजिए एक बार, मेरा जहां मार्कर चलेगा ध्यान से देखिएगा। आपको a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए का अनुपात दिया था। ये सवाल था आपका 6:7:8। तो मैंने यहां से रखा a प्लस बी 6x, बी प्लस सी 7x और c प्लस ए 8x। जब मैंने इसको और इसको जोड़ा तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 21 इंटू एक्स आई। अब मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी थी कितनी सवाल में, 14, तो आपने 14 जैसे यहां पे रखा। अब देखो 14 दूनी 28 और बटे में आया 21। ये जो आपकी वैल्यू x बराबर 4/3 आई है, यहां से आपके बटे का सवाल शुरू हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, a अनुपात b अनुपात c निकालना था, यानी आपको तीनों की वैल्यू निकालनी थी। आपने अगर देखा हो पहले वाले सवाल में x की वैल्यू क्या आई थी 3, तो सबके मान पूरी संख्या आई थी। देखो 12, 21, 27। अब की बार x का मान क्या है 4/3, तो इनके मान भी अलग अलग आए। देखो इसका मान 28/3 निकल के आ रहा है ना, इसका मान कितना आ रहा है 14/3 आ रहा है। तो जब मैं सबका अनुपात लूंगा तो मुझे बटे में से 3 हटाना पड़ेगा। आप इस एक सवाल को रफ कॉपी पे या फेयर कॉपी पे दोबारा करिएगा, आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपके होमवर्क के लिए बोल रहा था, क्योंकि इस सवाल में कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और जब आप कैलकुलेशन करोगे, अच्छे लेवल के सवाल करोगे, तो आपका छोटे छोटे मोटे मोटे सवाल से डर दूर हो जाएगा। बेटा चारों सवाल आपके जो हैं
किताबों में भी दिए हुए हैं, और मैंने कराए इसलिए हैं क्योंकि इनसे बच्चा कैलकुलेशन से डरता है। क्योंकि अब हमने बेसिक रेशो सीख लिया, बेसिक रेशो के जब हम आगे चलेंगे तो हमें सवाल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसका एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेशो का, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसके अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझिएगा, वो मैं आपको बनाता हूं। देखो बेटा, एक सवाल है जो मैं आपको अगला बताने जा रहा हूं। ठीक है, उस सवाल को आप समझना, उसमें क्या कहेगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो शब्द ऐसे प्रयोग करता है कि आपको ऐसा लगेगा कि सवाल में मुझसे पता नहीं क्या चीज पूछी गई है। ठीक है, मैं आपके सामने जो वैल्यू रखने जा रहा हूं उनको आप ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। देखिए, एक शब्द है वर्गानुपात। मान लीजिए मैं आपको एक अनुपात देता हूं, बेटा ध्यान से सुनना, ए अनुपात बी का वर्गानुपात। ठीक है, वर्गानुपात क्या होता है ये आपको समझना। अगर कोई आपसे कहे ए अनुपात बी का वर्गानुपात क्या होता है, तो अच्छा ए बटे बी का ए अनुपात बी का मतलब क्या आएंगे, तो आप कहेंगे जी ए बटे, तो इसका जो वर्गानुपात होगा वो होगा ए बटे बी की गुणा आप ए बटे बी से कर दो, यानी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसके वर्ग का अनुपात। समझ में आया? सिंपल है। ए बटे बी का वर्गानुपात क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, वर्गानुपात होता है। ठीक, सिंपल है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहीं पे ले लेता हूं कि आपसे कोई कहे 0.6 और 0.7 का वर्गानुपात बताओ। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसमें कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, 0.6 और 0.7 का वर्गानुपात ले लूं तो क्या आएगा, 0.6 का स्क्वायर अनुपात 0.7 का स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे जी आएगा। तो 0.6 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे 0.36 होगा। 0.7 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे 0.49 होगा। अब बताओ, अनुपात लेने पे दशमलव से दशमलव कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, तो आप कहेंगे कट जाएगी। तो क्या निकल के आया बेटा, 36 अनुपात 49 निकल के आया। क्लियर है ये बात? आप कहोगे सर एक काम और हम कर सकते थे, जब हमें 0.6 और 0.7 का अनुपात लेना है वर्गानुपात, तो क्यों ना मैं दशमलव को दशमलव से यही उड़ा दूं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपने दशमलव से दशमलव उड़ा दी तो इनका वर्गानुपात क्या होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे 36 होगा, और 7 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे 49 होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समझ में आया आपको? वेरी गुड। मान लीजिए अब वर्गानुपात के बाद मैं क्या कहता हूं, दूसरा जो नोट आपको लिखना है, ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, अब नाम से क्लियर है, ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात होगा कि दोनों का आप क्या ले लेंगे, अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी। क्लियर है? तो आपको अगर मैं इसका एग्जाम्पल बता दूं कि भैया आप कहेंगे 81 अनुपात 25 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो इतना मैं लिख रहा हूं, बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया होगा क्या होगा अनुपात। तो आप कहेंगे इसका मैं अंडर रूट लूंगा और इसका मैं अंडर रूट लूंगा, है ना। तो 81 का कितना आएगा, तो 9 आएगा, और 25 का कितना आएगा, 5 आएगा। तो मुझे लगता है बस आपको ये पता होना चाहिए कि वर्गानुपात क्या होता है, तो आप उसका वर्ग कर देंगे, और वर्गमूलानुपात क्या होता है, तो आप उसका अनुपात का वर्गमूल ले लेंगे। नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, वैसे क्लियर दिख रहा है वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात, वर्गमूल का अनुपात, यहाँ वर्गों का अनुपात है या वर्गमूल का अनुपात है। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आएगी। सेम ऐसे ही इसको आप फेयर नोट्स में उतार लेंगे नोट करके, ये भी और ये भी। अब मैं यहीं पे कर रहा हूं, सेम इसी प्रकार आएगा आपका, वर्गानुपात की जगह हो जाएगा घनानुपात। ये तीसरा आप लिखेंगे थर्ड करके, बेटा मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूं, आपको अलग से लिखना है। घनानुपात आपको अपने नोट्स में अलग से लिखना है, इसको साफ साफ करके। अब मुझे बताओ घनानुपात क्या होगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहेंगे जी घन का अनुपात। तो घन का अनुपात क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो आप कहेंगे जी a की 3 बटे b की 3, b की 3। या आप अगर उसे अनुपात में ही कहना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a की 3 अनुपात। क्लियर है? तो अगर जैसे मैं आपसे 0.6 और 0.7 का क्या पूछ लूं, तो आप कहें घनानुपात पूछ लूं, घनानुपात। ठीक है? तो मेरे बच्चों आप मुझे बस इतना बता दो मेरे प्यारे बच्चों
कि मैं आपसे 0.6 का घन करने के लिए कहूंगा या दशमलव से दशमलव उड़ा दूं यहीं पर और फिर मैं घन करने के लिए कहूंगा, तो आप कहेंगे सर दशमलव से दशमलव उड़ा दूं। 6 का घन कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 216 होगा। और 7 कितना होगा, तो आप कहेंगे कितना होगा, 6 का घन 216, 7 का घन बताओ है 529। यही तो नंबर रह गया तुम्हारा, ठीक है। 7 सत्ते 49 और 7 नंग 63, 3 6 और 7 चौक 28, 6 34, 3 से 43, ठीक है। तो ये आपका घनानुपात आ गया, ठीक है बेटा। आगे चलें, चलिए। तो अब आप यहां पे क्या कहोगे, ए अनुपात बी का घनानुपात हो गया। तो ऐसे ही मैं यहां पे लूंगा ए अनुपात, चौथा नोट लिखेंगे आप अपने नोटबुक में, तो आप लिखेंगे ए अनुपात बी का घन मूलानुपात, घन मूलानुपात बेटा, ठीक है। तो घन मूलानुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे क्यूब रूट ऑफ ए, घन मूल ले लूंगा और क्यूब रूट ऑफ बी, यानी मैं इनका क्या ले लूंगा, घन मूल, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे करना चाहूं तो मैं आपके लिए लिख सकता हूं, सपोज करिए आप, मैं आपसे कहता हूं 1.728 और अनुपात 2.197 का घनानुपात बताओ। तो आप कहेंगे सर बड़ा सिंपल है, क्यूब रूट ले लूंगा किसका, 1.728 का, और अनुपात ले लूंगा क्यूब रूट 2.197। चलो जी बताओ 1.728 किसका घन होता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 12 का घन कितना होता है, तो आप कहेंगे जी 1728 होता है, ठीक है। तो जब 12 का घन 1728 है तो 1.2 का घन क्या होगा, 3 अंकों के बाद दशमलव जाएगी तो 1.728 होगा, तो इसका आएगा 1.2। अनुपात ये किसका होता है, तो 13 का वर्ग कितना, घन कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 2197 होता है। तो 1.3 का क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे 2.197 होगा। ये दशमलव वाली बात आपको मैं दशमलव वाले चैप्टर में भी समझा दूंगा। वैसे अगर आपको मैं बता दूं तो 1.2 की गुणा 1.2 की गुणा जब 1.2 से होगी, 3 बार होगी ना, देखो तो आपका 12 गुणा 12 तो आएगा 1728 और 1 2 और 3 अंकों के बाद जाएगा दशमलव। तो जब मैं इसका क्यूब रूट लूंगा तो बाहर निकल के आएगा 1.2 और ऐसे यहां पे बाहर निकल के आएगा 1.3 और पॉइंट से क्या उड़ जाएगा, पॉइंट उड़ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 12:13। इस टॉपिक से मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि आपको किसी भी संख्या का वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात निकालना आना चाहिए। तो जब आप वर्गानुपात करेंगे तो वर्ग करेंगे, वर्गमूलानुपात करेंगे तो वर्गमूल लेंगे, घनानुपात करेंगे तो घन करेंगे और घनमूलानुपात लेंगे तो आप उनका क्यूब रूट लेंगे, घनमूल लेंगे। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी। 4 क्वेश्चंस थे तो मैंने आपको करा दिए। इस तरीके के सवाल आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं बता रहा मैं, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हम हिंदुस्तान में अगर देखें मेरे प्यारे बच्चों तो हम कांस्टेबल और दरोगा बनने की बात कर रहे हैं। आपको बस कितनी मेहनत करनी है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जिन बच्चों को ये लगता है कि हम पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, मैं देखता हूं कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं अपने घरों पे कि साहब सरकारी नौकरी तो बिल्कुल हाथी का पांव है, बहुत बड़ी चीज है सरकारी नौकरी। ठीक है, मैंने मान लिया कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैंने मान लिया कि अगर 10 वैकेंसी आती है तो फॉर्म 10,000 भरे जाते हैं। मैं मान सकता हूं कि हाँ आज के समय में सरकारी नौकरी पाने में दिक्कतें हैं, लेकिन आप कौन सी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो भाई? आप कर रहे हो कांस्टेबल की नौकरी की तैयारी, आप कर रहे हो दरोगा की नौकरी की तैयारी। आप कांस्टेबल अगर बनना चाह रहे हो तो कांस्टेबल बनने का सीधा मतलब है कि आप उससे छोटा तो एग्जाम ही नहीं है कोई। बताओ कांस्टेबल से छोटा कौन सा एग्जाम है पुलिस में? आप यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनना चाह रहे हो, उससे छोटा एग्जाम बताओ कौन सा दोगे आप? चलो अगर कांस्टेबल बड़ा एग्जाम है तो छोटा कौन सा दोगे आप? कोई जवाब नहीं है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हम सही डायरेक्शन के साथ, सही डायरेक्शन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, सही एनर्जी के साथ, सही कंटिन्यूटी के साथ काम लंबे समय तक धैर्य पूर्वक नहीं करते। देखो बहुत सारी चीजें आपको पता है ना, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपने सुने होंगे। मोटिवेशनल जो स्पीकर है ना, वो सारे के सारे स्पीकर आपको ना नई नई तरीके की बात बताएंगे, उनसे थोड़े समय के लिए काम चलता है।
जो इंसान अपनी जिंदगी को, अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए मोटिवेट नहीं रह सकता, वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सुन के नहीं सकता, किसी का इंटरव्यू देख के नहीं हो सकता, किसी की जीवन की कहानी सुन के नहीं होता। जिस आदमी के अंदर हड़बड़ी अपने लिए ना हो ना, अपने परिवार के लिए ना हो, वो किसी की कहानी सुन के कैसा मोटिवेट हो जाएगा यार। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो सरकारी नौकरी के लिए ना आपको डिसिप्लिन रहना है। एक डी का मतलब है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन रहना है सरकारी नौकरी के लिए। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है कि आपको पेशेंस होना चाहिए, धैर्य। सरकारी नौकरी के लिए आपको पेशेंस बहुत जरूरी है कि आप चीजें लगातार धीरे 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 करते रहें, पेपरों की तैयारी करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाते रहें, और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरी जो चीज है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। इसीलिए जिनका सिलेक्शन होता है ना, वो डिसिप्लिन होते हैं, पेशेंस रखते हैं, लेकिन ये वाला जो काम करते हैं वो वही बच्चे करते हैं जिनका नंबर आता है। इसका नाम है कॉन्टिन्यूटी, लगातार। सी, कंटिन्यूअस तैयारी करते हैं लगातार। ऐसा नहीं है एक साल करी तो एक साल छोड़ दी, 6 महीने करी 2 महीने छोड़ दी, नहीं। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और आपको कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा मेरे बच्चे, तब जाके आपकी सफलता के रास्ते खुलने शुरू होते हैं। तो आपको अभी तक जो मैंने बात बताई ये सब समझ में आई? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? वेरी गुड, रोक दो। देखो बेटा, 0.03 और 0.7 का वर्गानुपात, एक में वर्गानुपात, एक में वर्गमूलानुपात, एक में घनानुपात, एक में घनमूलानुपात। ये चारों सवाल मैं आपको हिंट दे रहा हूं, समझा रहा हूं, लेकिन आपको करने भी है। आप एक बात समझिए, यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव और यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव तब तो कट सकती थी जब 1-1 अंक के बाद होती। तो आपको वर्गानुपात लेना है, यानी आपको इसका भी वर्क करना पड़ेगा और आपको इसको भी वर्क करना पड़ेगा। जब आप 0.03 का वर्क करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0009। जब आप 2 अंकों के बाद दशमलव है, इसे गुणा करेंगे, इसी संख्या है, तो ये प्रोडक्ट आएगा। बोलेंगे हाँ ठीक। और अनुपात में ले रहा हूं, अनुपात की जगह मैं आपको समझाने के उद्देश्य से बटे में लिख रहा हूं। 0.7 का जब आप वर्क करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.49। ठीक है ना? यहां तक हर बच्चा कर देगा, इससे आगे आपको समझना है। इससे आगे ये है कि जब आप दशमलव से दशमलव उड़ाएंगे तो ये दशमलव 2 अंकों के बाद रह जाएगी और ये दशमलव यहां से हट जाएगी। अब ये जिसको समझ में नहीं आया ना दशमलव, वो इसको यहीं छोड़ दे। अभी जब दशमलव वाले टॉपिक क्लियर करेंगे तब हम समझ लेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिएगा कि आपका आंसर है 0.09 अनुपात 49। या तो ऑप्शन में ये दिया रहेगा या ऑप्शन में दिया रहेगा 9 अनुपात, और ये दशमलव हटा के 2 जीरो नीचे बढ़ा दूंगा तो 4900। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई सब बच्चों को। ठीक है, ये सवाल आप घर से करना, करा मैंने दिया, दोबारा आप एक बार समझ के करना। आइए अगला सवाल देखते हैं। 1/49 और अनुपात 1/81 का मुझे क्या लेना है? वर्गमूलानुपात। तो मुझे इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो वर्गमूल कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1/49 आएगा। अनुपात इसका कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1/81 आएगा। यहां तक क्लियर है? तो यहां से 1/49 का क्या आएगा? तो आप कहेंगे जी 1/7 आएगा। यहां से क्या आएगा? तो आप कहेंगे जी 1/9 आएगा। तो इसका सही रेशो क्या आएगा? 9 अनुपात 7। 1/7 और 1/9 को आप जो लिखेंगे तो 9 अनुपात 7 लिख देंगे। कैसे लिख देंगे चाहो तो मैं आप समझाता हूं। बटे से 7 और 9 गायब करना है। अगर ऐसे नहीं लिखना चाह रहे तो यहाँ पे मैं 7 और 9 के एलसीएम 63 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो 7 9 63 और 9 सत्ते 63। वैसे इसको ऐसे तरह गुणा करके लिख देते हैं जब 2 ही अनुपात दिए होते हैं। ठीक, ऐसे मुझे आप इसका घनानुपात निकाल के दिखाएंगे। तो आप देखो इसका घनानुपात निकालने क्या करेंगे आप? भाई यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, दशमलव से दशमलव उड़ सकती है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो 2 का घन क्या होगा? आप कहेंगे 2 का घन और अनुपात 5 का घन। तो कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 अनुपात 5 पंजे 25 पंजे 125। क्लियर है? आप इसका क्वेश्चन का आंसर अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या लोगे? घन मूलानुपात लेंगे। तो क्यूब रूट किसका लूंगा? 1/27 का। अनुपात क्यूब रूट किसका लूंगा? 1/64 का। अब 27 किसका घन होता है? तो आप कहेंगे 3 का। तो क्या निकल के आएगा? 1/3। 64 किसका घन होता है? तो आप कहेंगे 1/4 का। तो 1/4। तो आपका अनुपात कितना निकल के आएगा? तो आप कहेंगे 4 अनुपात। ये टॉपिक मैंने आपको जो कराया है वर्गमूल, घनमूल और वर्गानुपात और घनानुपात का इसलिए कराया है क्योंकि यहां से कभी कभी डायरेक्ट सवाल बन जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए
इसमें कई किताबों में, मैं आपको एक बात यहीं पे बता देता हूं, कई किताबों में वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात को इसे आधा अनुपात भी लिखा हुआ है। ध्यान देखना, आधा अनुपात ये भी लिखा हुआ है कई किताबों में, तो इसका विशेष ध्यान रखना, ब्रैकेट में करके आधा अनुपात लिख लेना, है ना। सब डुप्लीकेट रेशो बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट, इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो, ठीक है। ऐसे ही घनानुपात और कुछ किताबों में घनमूलानुपात को तिहाई अनुपात भी लिखा हुआ है। इसको क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे जी तिहाई अनुपात लिखा हुआ है। बेटा हिंदी में गड़बड़ है, इंग्लिश में सब सेम है, तिहाई अनुपात। तो आप ब्रैकेट में इन दोनों चीजों को जरूर लिख लीजिएगा कि वर्गमूलानुपात को आधा अनुपात। अब बच्चे क्या करेंगे, 1/49 देके इसका आधा कर देंगे, आधा नहीं लेना है। तो आधा अनुपात का मतलब वर्गानुपात है और तिहाई अनुपात का मतलब भी घनमूलानुपात है। ऐसा कई किताबों में भी दिया हुआ है, तो आप इसको ब्रैकेट में याद करने के उद्देश्य से लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। अब मैं इसमें आपको 5 सवाल घर के लिए देता हूं, आप उन 5 सवालों को बनाइएगा। अगर वो आपने 5 सवाल बना लिए तो मैं ये समझूंगा कि आपने, मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरी आज की क्लास 5 है, आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, इन 5 क्लासों को आपने अच्छे से समझा है। उसी 5 क्लास से मिलाकर मैं आपको 5 सवाल घर के लिए देता हूं और आपके सामने बोर्ड पर रहेंगे। आप उनका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब आप उन 5 सवालों का जवाब देंगे। आओ मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 सवाल हैं जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में करा दिए, कुछ इस क्लास में करा दिए। इन 5 सवालों का जवाब आपको सोल्व करके मुझे देना। बहुत ध्यान से सवाल करना है, इसमें छोटी छोटी गलती होने के चांसेस हैं। इस सवाल को खास तौर से आपको ध्यान से करना है, देख के करना है, क्योंकि इसमें मैंने जो कंडीशन आपको दी है, इस तरीके का सवाल मैंने कराया है, लेकिन स्क्वायर में नहीं कराया। मैं देखना चाहता हूं कि आप इस सवाल को किस प्रकार बना पाते हो, ठीक है। और मैंने जो सवाल आपको दिए, बाकी सब कराए हुए सवाल दिए। थोड़ा सा तीसरा सवाल ऐसा है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड भी आ जाते हैं, तो उन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। रेशो जो मैंने सिखाया है, बेसिक रेशो आपको सारा सिखा दिया है, तो यहां से आपको जो सवाल कराए गए हैं उससे अलग भी कुछ सवाल बन सकता है, तो उसके में आदत डालनी पड़ेगी धीरे धीरे, ठीक है। मुझे अभी तक 4 वीडियो पे जो आप लोगों ने कमेंट, लाइक और शेयर करके मुझे जो प्यार दिया है, उसी की मैं आपसे उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आए, कुछ लोगों ने मुझसे कहा, ऐसे भी लोग जो मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ते हैं, कि सर अब आप एक डिजिटल बोर्ड ले लो जिसपे पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। मैं आपसे एक बात बताऊं, यहां से जो हमने सफर शुरू किया है ना, आप 100 दिन मेरे साथ देकर चलो, 100 दिन आप मेरे साथ पढ़ो। अगर मेरे से 50 बच्चा पढ़ रहा है तो 50, मेरी वीडियो को 200 बच्चे देख रहे हैं तो 200, जो मेरी वीडियो को देख रहा है आप 100। अभी आपको पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर जनवरी में होने वाला है, तो आरपीएफ कांस्टेबल के जनवरी के पेपर से पहले मैं आपको पूरा मैथ करा के दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। और यही चीज आपके एसएससी जीडी में भी आएगी, यूपीएसआई में भी आएगी। तो आप बस मेरे साथ नोट्स बना के चलिए। पहली 100 वीडियो, पहले 100 दिन का जो मैंने टारगेट लिया है वो हम इसी व्हाइट बोर्ड पे पूरा करेंगे। उसके बाद ईश्वर ने चाहा, आपने चाहा, आपने सपोर्ट किया, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, आपका रिजल्ट आया, तो हम इसको 100 दिन के बाद जरूर इसको डिजिटल बोर्ड पे लेके जाएंगे। आपके प्यार की मैं बहुत बहुत अपेक्षा रखता हूं, उम्मीद रखता हूं। मैं इस चीज को आगे लेके जाऊंगा और अपनी बात इन्हीं 2 लाइनों के साथ समाप्त करूंगा कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे, और फूल थामे मुझको कांटा बना के रख दिया, और अब इस कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। ये बात आपको अपने सब उन रिश्तेदारों को, दोस्तों को, लोगों को कहनी है कि एक दिन मैं भी सफलता के सारे मानक पूरे करूंगा। मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। कल मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।